अब कितने मोनोसेकेराइड यूनिट जुड़े हैं उसके आधार पर, उनका नंबर क्या है उसके आधार पर हम इन्हें डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड इस तरह से इनको हम कह सकते हैं। 7 तक अगर ये होगा तो हम इनको 2 से लेकर के 10 तक मोनोसेकेराइड इकाइयों से जो कार्बोहाइड्रेट बनते हैं उनको ओलिगोसेकेराइड्स कहते हैं। और इससे ज़्यादा अगर होगा तो आपका ये पॉलीसेकेराइड्स हो जाएगा। तो थर्ड कैटेगरी हो गई हमारी, ये जटिल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं। इनमें 10 से कई हज़ार तक मोनोसेकेराइड यूनिट्स जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हो सकती है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। अगर मोनोसेकेराइड यूनिट्स जो हैं वो एक समान हैं, जैसे केवल ग्लूकोज ही जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे होमोपॉलीसेकेराइड। जैसे आपका स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, डेक्सट्रीन, सेलुलोज हो गया। दूसरा, अगर किसी 2 अलग अलग प्रकार की या 2 से अधिक प्रकार की मोनोसेकेराइड उसके साथ में जुड़ी हुई है तो उनको हम हेट्रोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मोनोपॉलीसेकेराइड, होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड। तो होमोपॉलीसेकेराइड का उदाहरण ध्यान रखें, 2 उदाहरण तो आप अच्छी तरह जानते हैं, वो है आपका ग्लाइकोजन और स्टार्च जो कि स्टोरेज फूड मटेरियल है। जो हेट्रोपॉलीसेकेराइड है उसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। एक है आपका हाई एलुनोरिक एसिड, जो कि आपने फर्स्ट ईयर में डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ी है, तो वहाँ आपने पढ़ा है कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पर एक्रोसोम रिएक्शन होती है और एक्रोसोम के अंदर हाइल्यूरोनाइडेज एंजाइम पाया जाता है। तो ये क्या करता है, जो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं जो कि हाइल्यूरोनिक एसिड से जुड़ी हुई होती है उनको डिसोशिएट करता है, जिससे कि वो अलग हो जाती है और स्पर्म के लिए पाथ बन जाता है ना। अब आपको याद रहना चाहिए ये। तो वो हाइल्यूरोनाइडेज किस पर एक्ट करता है, हाई एलुनोरिक एसिड, वो क्या है आपका एक हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। दूसरा एक एंटीकोगुलेंट है जिसको कि हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे ब्लड कोगुलेशन में, हिपेरिन, जो कि रक्त का थक्का बनने से रोकता है, वो भी आपका एक हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। इसी तरह से एक बॉटनी में आपने ये नाम सुना होगा एगर एगर, जो कि कल्चर मीडिया के रूप में काम में लिया जाता है। और एक और नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कॉन्ड्राइटिन। कॉन्ड्राइटिन क्या है, ये हमारा जो कार्टिलेज है, जो कि एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, उसकी आधात्री में बेस सब्सटेंस के रूप में पाया जाता है। तो ये नाम हो गए आपके, और अच्छी तरह से आप याद रख सकते हैं। फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड कौन सा हो गया, हाइल्यूरोनिक एसिड, कार्टिलेज से रिलेटेड कॉन्ड्राइटिन, ब्लड कोगुलेशन से रिलेटेड हिपेरिन, और कल्चर के लिए एगर एगर। अब कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस क्या हैं, जो कि इतनी देर से मैं आपको बता रहा था कि ये मुख्य रूप से अगर हम इसको देखें तो ये कार्बन स्केलेटन बनाते हैं। दूसरा ऊर्जा का स्रोत होता है, 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है, और स्ट्रक्चरल पार्ट जो है ये इनके द्वारा बनाया जाता है। तो बात कर रहे थे हम यहाँ पर पॉलीसेकेराइड, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज वगैरह। काइटिन हो गया आपका, एंटीकोगुलेंट बताया मैंने आपको हिपेरिन। हिपेरिन क्या है आपका, अभी बताया है मैंने आपको ये कि ये क्या है आपका हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। इसी तरह से ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में ये ग्लाइकोकैलिक्स बनाते हैं, जो कि उसके ऊपर एक कवर के रूप में काम करता है। एक हो गया आपका हाई एलुनोरिक एसिड, ये हमारे जो जॉइंट्स हैं लिम्ब बोन के, वहाँ पर भी पाया जाता है और एक लुब्रिकेंट का काम करता है, साइनोवियल फ्लूइड। इसको आप इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं कि हम ये कहते हैं कि बहुत बार की बुढ़ापे में या ओल्ड एज में कभी कभी हमारे घुटनों के अंदर दर्द जो है वो होने लग जाता है, तो कहते हैं कि उसमें पानी खत्म हो गया। तो वो एक्चुअली पानी नहीं है, वो क्या है आपका एक लुब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है, जिसको हम सिनोवियल जॉइंट के बीच में पाए जाने वाला फ्लूइड जो है वो कहते हैं, और ये हाइल्यूरोनिक एसिड होता है। और इसके अलावा एंटीजन ए, बी और RH फैक्टर, ये आपके ग्लाइकोप्रोटीन प्रकृति के होते हैं, जो कि इम्यूनिटी हमें देते हैं। तो शुगर जो है वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इन हार्मोन के, जैसे कि FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इनके बारे में भी हम बाद में फिजियोलॉजी के डिफरेंट चैप्टर्स में डिटेल से वहाँ पर पढ़ेंगे। मेटाबॉलिक पूल में कार्बोहाइड्रेट जो है वो अमीनो एसिड्स के अंदर परिवर्तित किए जा सकते हैं। ओलिगोसेकेराइड जो है वो सेल की पहचान के रूप में काम करते हैं, यानी ये सेल रिसेप्टर्स होते हैं। सेलुलोज जो है वो भोजन के रूप में भी काम में लिया जाता है रूमिनेंट्स के द्वारा, और ये क्या करता है हमारी बॉडी, इसके अंदर होना चाहिए, ये पेरिस्टाल्सिस को मदद करता है। इसी चैप्टर में हम आगे की ओर पढ़ेंगे क्रमाकुंचन की जो गति होती है, जिसके कारण से भोजन आगे की ओर बढ़ता है। और सेलुलोज नाइट्रेट जो है वो एक एक्सप्लोजिव के रूप में
भी काम में लिया जाता है। इसी तरह से कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, ये कॉस्मेटिक और मेडिसिन में काम में लिया जाता है। और एक और होता है आपका सेलुलोज एसीटेट, ये प्लास्टिक और जो शटर प्रूफ ग्लास हैं, जैसे कि आप जिनको कहते हैं कि वो अनब्रेकेबल ग्लासेस, वो बनाने के काम में आता है। दूसरा इम्पोर्टेंट जो हो गया आपका वो है आपका लिपिड या फैट। तो लिपिड जो है वो क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो 3 प्रकार की ये होती हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के और बनी हुई होती है। लिपिड पानी में नहीं घुलती है, जैसे तेल को अगर आप पानी में डालने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं घुलेगा, लेकिन जो कार्बनिक विलायक होते हैं उसके अंदर ये घुल जाते हैं। ये वसा अम्लों से मिलकर के और बने हुए होते हैं, ये ध्यान रखें आप। डाइजेशन में हम देखेंगे कि लिपिड का जो डाइजेशन होता है तो वो वसा अम्लों के अंदर बदल जाता है। इसके अलावा ये ग्लिसरीन होता है इसके अंदर। तो एक ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड के साथ में एस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है और एक मॉलिक्यूल लिपिड का ये बनाता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स भी इनको कहते हैं। हमारी बॉडी में लिपिड कहाँ पाई जाएगी कि ये हमारी बॉडी में जो सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू है उसके अंदर ये स्टोर करके और रखी जाती है। क्लासिफिकेशन अगर हम देखें यहाँ का तो 3 प्रकार होते हैं इसके, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और डिराइव्ड। सिंपल लिपिड्स जो हैं वो एडिपोज टिश्यू में स्टोर करके और रखे जाते हैं। ये क्या हैं, वसा अम्ल और एल्कोहल के एस्टर हैं। इनका अगर अपघटन करेंगे तो हमें वसा अम्ल और ग्लिसरॉल मिलेगा। इसमें 3 उदाहरण ध्यान रखें, वसा, फैट, तेल और मोम। दूसरा है कॉम्प्लेक्स लिपिड। इनमें क्या होता है कि ग्लिसरॉल के अलावा नाइट्रोजन और फास्फोरस भी इसके अंदर जुड़ सकते हैं और ये बायोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। जैसे आपका फास्फोलिपिड्स हो गया, ग्लाइकोलिपिड हो गया, 2 चीज़ें हैं, इनमें एक एक उदाहरण आप ध्यान रखें इसका। लेसिथिन, सिपेलिन, प्लाज्मेलोजन और स्पाइनोमाइलिन, ये फास्फोलिपिड हैं। और ग्लाइकोलिपिड यानी ग्लूकोज और लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, वो है सिरेसिन, फ्रेनोसिन, नर्वोन और ऑक्सीनर्वोन। इसके अलावा गैंग्लियोलिपिड, अमीनोलिपिड और सल्फोलिपिड भी कॉम्प्लेक्स टाइप के लिपिड हैं। तीसरा प्रकार हो गया इसका डिराइव्ड लिपिड। ये क्या है कि जो सिंपल या कॉम्प्लेक्स लिपिड का अगर हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो ये हम उत्पाद के रूप में हमें यहाँ पर मिलते हैं, जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल या एर्गोस्टेरॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है बाद में बताऊँगा मैं आपको कि ये विटामिन डी जो स्टेरॉल्स हैं वो विटामिन डी, पित्त अम्ल, एड्रीनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड और लैंगिक हार्मोन, ये स्टेरॉल के उदाहरण हैं। और कैरोटीनॉइड्स जैसे जो वर्णक पाए जाते हैं, कैरोटीन, जेंथोपिल और ये पोरफायरिन्स। काम क्या है वसाओं के, या पहले हम देख लें कि ये हमें कहाँ से मिलती है। जो घी, बटर, कॉड लीवर ऑयल, वेजिटेबल कुकिंग ऑयल यानी खाना बनाने के काम में जो हम तेल लेते हैं उसका हमारे शरीर को डेली की 50 ग्राम की रिक्वायरमेंट होती है। इससे ज़्यादा हमें नहीं लेना चाहिए, नहीं तो ये हमारे जो सबक्यूटेनियस फैट है, एडिपोज सेल्स, उसके अंदर ये चली जाती हैं। कैलोरीफिक वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये 9.45 है, जबकि हमने कार्बोहाइड्रेट की कितनी बताई थी आपको, 4.1 किलो कैलोरी। तो ये लगभग उससे 2 गुनी ऊर्जा हमें यहाँ पर ये देता है। एक्चुअल वैल्यू जो कि फिजियोलॉजिकली काम में आ सकती है वो हो गया आपका 9.0 किलो कैलोरी। फंक्शंस क्या हैं लिपिड के, ये कंसनट्रेटेड फ्यूल हैं। शरीर में जब आवश्यक ग्लूकोज खत्म हो जाता है या कहीं की ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई है तब इसको काम में वहाँ पर जो है वो लिया जाता है। तो इससे जो ऊर्जा मिलती है वो 37 किलो जूल्स या 9 किलो कैलोरी के बराबर होती है, जो कि लगभग 2.25 टाइम्स ज़्यादा होती है। इनको स्टोर के रूप में भी काम में लिया जा सकता है कि इनको रिजर्व फूड मटेरियल कहा जाता है। लीवर, स्किन के नीचे और फैट बॉडीज़ के अंदर ये स्टोर जो है वो हो जाता है। लीवर का जनरली 4% बाई वेट ये बनाता है। फैट जो कि सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर स्टोर करके रखी हुई है वो हमारी बॉडी के लिए इंसुलेशन का काम करती है। इंसुलेटर जानते हैं ना, जो कि किसी चीज़ को अलग करते हैं। यहाँ अलग करने से क्या मतलब है, आप इसको इस तरह से देखिए कि जितने भी इलेक्ट्रिसिटी वायर हैं वो एक प्लास्टिक कोटिंग से लगे हुए रहते हैं ताकि करंट जो है वो मिक्स नहीं हो। इसी तरह से ये हमारे लिए क्या काम करेंगे, ताप का जो लॉस होगा